Hello, welcome to the second session of BSHF 101, Block 1, Human Society and its Evolution. Unit 2, Evolution of Humankind. The topics to be covered are nature and human beings, adaptation and interaction, tool making, using and march of culture, evolution of human being as a thinking animal, evolution of the knowing individual, tool making using an evolutionary perspective. The first topic is the Old Stone Age. This is the period which has a span of more than 5 lakh years. It is also known as the Paleolithic Age. In this period, the man evolved about 5 lakh years to 2,50,000 years. It has its origin, and it continued till about 10 to 12,000 years ago. यह सबसे पहले स्टेज है ह्यूमन काइंड के इवॉल्व होने की, जब मॉडर्न मैन सामने आना शुरू हुआ है। इस स्टेज पर आदमी धीरे धीरे उसके दिमाग का विकास होता गया और धीरे धीरे वो रहन सहन, खाना पीना सुधारता गया, सीखता गया और कल्चर में अपने आता गया। उसे पत्थरों के कोई छोटे मोटे उसने औजार बना लिए। इसमें हंटिंग, फिशिंग और गैदरिंग, इन तीनों चीज़ों के हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी गुजारता था। अगली स्टेज आती है द न्यू स्टोन एज। दिस इज ऑल्सो नोन एज द नियोलिथिक स्टेज। इसमें आदमी के ने जो खाने पीने का सामान है वो स्टोर करना शुरू कर दिया। ग्रेनरी वगैरह आजकल मिलती है, जब खुदाई होती है तो पता चलता कि स्टोरेज हाउसेस भी बनाए हुए थे, और हथियार थोड़े से सुधरने शुरू हो गए। ये कोई 10 से 12,000 साल पहले के करीब शुरू हुआ। इसमें छोटी मोटी पॉटरी भी शुरू हो गई थी और बाकी कुछ खेती बाड़ी भी शुरू हो चुकी थी। थर्ड स्टेज इज द ब्रॉन्ज एज। इट इज known as Bronze Age because the advent of metals is there. इसमें ब्रॉन्ज मेटल जो है वो सामने आ चुका था, उसका आविष्कार हो चुका था और आदमी उसका इस्तेमाल कर चुका था। अब इसके लिए उसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर ली थी। शिप्स भी बन गई थी, जो हवा से सेल बनती है, सेल बोट्स होती हैं, ये भी चलनी शुरू हो गई थी। बड़ी बड़ी जो सिविलाइजेशंस हुई हैं, मेसोपोटामियन, इजिप्टियन और इंडियन, उस टाइम पे ही शुरू हुई है। ब्रॉन्ज एज जिसमें कहा जाता है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, वो सारी इसी स्टेज की हैं। इसके बाद में आयरन एज शुरू होती है, जो करीब 1200 साल पहले से, जिसका 1200 BC से जिसका उत्पत्ति मानी जाती है। आयरन एज इज द मॉडर्न एज, and iron is known as the strongest metal among all the metals in use at that time. This is also continuing till the present age, although the nuclear age has started, but we will not be discussing the nuclear age at the present moment. आयरन एज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एज मानी जाती है, जिसमें लोहा सामने आ चुका था और वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मेटल था आदमी के पास में। उससे हथियार भी बड़े अच्छे बनने शुरू हो गए, उससे बहुत अच्छे बर्तन भी बनने शुरू हो गए, उससे कई तरह के गहने, आभूषण, ये सारे भी बनाने शुरू कर दिए थे और बड़े बड़े एम्पायर्स बनने शुरू हो गए, जिससे कि आगे बड़े बड़े राजा सामने आए, लड़ाइयाँ शुरू हो गई और उन्होंने कई आगे राजाओं को हरा के बड़े बड़े अपने राज स्थापित कर लिए। जो नियोलिथिक स्टेज थी, उसमें आदमी को वीट और बार्ले, ये चीज़ उसे उगानी आ गई थी, और लाइव स्टॉक, जैसे कि जानवरों को कैसे पालते हैं, उससे क्या एडवांटेज लेते हैं, जैसे कि दूध लेना, गाय, भैंस, बकरी, इनका इस्तेमाल पता चल गया था। इनको पाल के इनसे दूध वगैरह ये ले सकते थे साथ में, और
जो एडवांटेज उनसे हो सकते वो भी ले सकते थे। और जो पॉटरी है, पॉटरी का अच्छा विकास हो गया, उसमें सुधार होता गया और इसमें इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई न्यूलिथिक एज में, जो कि इससे पहले नहीं थी। इसमें आदमी ने परमानेंट एक जगह पर रहना शुरू कर दिया था और अपने अपने घर बनाने शुरू कर दिए थे और उसको जंगल साफ करना आ गया था। जंगल को साफ करके हम कैसे रह सकते हैं और उस अपने जीने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ उसने रखनी शुरू कर दी थी। इस टाइम पे मैजिक का आविष्कार भी हुआ और मैजिक आगे बढ़ा भी, क्योंकि आदमी नेचर के साथ में बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। That nature influenced man a lot because he was earlier surprised by the powers of nature. Sometimes there were floods, sometimes there was thunder, sometimes there was rain, sometimes there was cold, sometimes there was hot season. These all things influenced the man a lot. He came to realize that there is some power behind it and he thought it to be magic. ये जो नेचर की संरचना है, इसके पीछे आदमी ने एक बहुत बड़ा मैजिक सोचना शुरू कर दिया और उसको खुद चलाना भी शुरू कर दिया। अभी भी कई कबीलों में हम देखते हैं कि वो नेचर के साथ में जुड़ा हुआ है और उसमें ज़्यादा मैजिक होता है कबीलों में, जो कि पहले नहीं था। ये जो मैजिक शहरों में नहीं मिलेगा, लोग सोचते हैं कि ये झूठी चीज़ें हैं, मगर ये कबीलों में हमें मिल जाएगा, गाँव वगैरह में मिल जाएगा, जो लोग नेचर के करीब है। और स्पिरिचुअल सेरेमनीज भी होनी शुरू हो गई थी। सोशल इंस्टीट्यूशंस और इंटरेक्शंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस सामने आनी शुरू हो गई, उनकी आपस में इंटरेक्शन होनी शुरू हो गई, जैसे गवर्नमेंट बननी शुरू हो गई या कोई सभा बननी शुरू हो गई। जैसे जैसे न्यूलिथिक एज में आगे हम एडवांस कर रहे थे, वहाँ पर ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज होनी शुरू हो गई और उसके थ्रू थोड़ा सा काम बेहतर होना शुरू हो गया। अगर कोई धर्म बना तो उसके लिए मंदिर बन गया, टेंपल बन गए और उधर कोई एक प्रीस्ट अपॉइंट हो गया और वो ही आगे ऑथराइज हो गया कि उसने ही आगे आपको पढ़ाना है, आपको धर्म की शिक्षा देनी है। और जो कोई धर्म की कोई आगे कोई चीज़ करनी होती थी, कोई रिचुअल्स परफॉर्म करना था, तो वो भी वो धर्म का पुजारी वही एक करता था। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशन अलग अलग बननी शुरू हो गई और लोगों से वातावरण में ये चीज़ें आनी शुरू हो गई। अब जब इंस्टीट्यूशनलाइज ये चीज़ें हो गई तो उसमें स्पेशलाइजेशन भी होना शुरू हो गया। दैट फोर्स द थिंग इनटू डिवीजन ऑफ लेबर। फॉर एग्जांपल, इन इंडिया द एरियंस विच केम टू इंडिया, दे डिवाइडेड देमसेल्व्स इनटू 4 कास्ट: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड वैश्य। द ब्राह्मण्स वर नोन एज the persons who have the biggest knowledge, and they were there to preach and to learn. The Kshatriyas were there to only to fight, and the Vaishyas were to feed others, and the Shudras were to serve. That means the quality of humankind depended upon the division of labor. The society was divided into the division of labor, and when there was division of labor, the specialization naturally came into being. मतलब कि अगर सोसाइटी को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया हिंदुस्तान में, तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आ गए, जिसमें ब्राह्मण वो थे जो पढ़ने लिखने का अधिकार उन्हें था, लोगों को बताने का अधिकार था, लोगों को गाइड करने का अधिकार था, धर्म को चलाने का अधिकार उनका था। क्षत्रिय वो हो गए जो लड़ने के लिए थे, अगर लड़ाई हो जाए तो वही आगे जाएंगे। वैश्य वो हो गए जो लोगों का पेट भरते हैं, किसान हैं, व्यापार करते हैं, खाने का बंदोबस्त करते हैं, सब कुछ करते हैं। शूद्र वो हो गए जो सबकी सर्विस करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, वो हो गए। तो इसमें अपने अपने कामों में वो अभ्यस्त होते गए। इससे अर्बन रिवोल्यूशन हो गया। व्हाट वाज दैट अर्बन रिवोल्यूशन? पीपल स्टार्टेड लिविंग इन सिटीज। दैट सिटी ड्वेलिंग केम इनटू बीइंग। अर्लियर देयर वर विलेजेस, but now it came into being in the cities, and the cities work was clearly divided into specialization. There were artisans, there were craftsmen, there were traders,
There were other persons who did the writing work, who did the learning work. तो अब जो अर्बन एरिया में जो रहते थे, सिटी एरिया में जो रहते थे, वो अलग अलग तरह के जिनके उनके अपने क्वालिटीज थी, उसके हिसाब से वो आगे डेवलप होना शुरू हो गए. तो इससे एक अर्बन रिवोल्यूशन सा आ गया और सोसाइटी एक आगे प्रोग्रेस की तरफ बढ़नी शुरू हो गई. इससे क्या हुआ, इससे बड़े बड़े धर्मों की उत्पत्ति हो गई. Those great religions were Hinduism, Christianity, Zoroastrianism, then the Greeks, the Egyptian religions. इन चीज़ों से जो बड़े बड़े धर्म सामने आने शुरू हो गए, बुद्धिज्म ऑल्सो, जैनिज्म ऑल्सो, ये जो बड़े बड़े धर्म सामने आए हैं, इन चीज़ों से हो, क्योंकि लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए तो उसके ऊपर रिसर्च होना शुरू हो गया, उसके एक्सप्लेनेशन देने शुरू हो गए लोग, उसकी फिलॉसफी सामने आनी शुरू हो गई और उसके ऊपर लिखना शुरू हो गए लोग. और बैठ के इकट्ठे जो इसके प्रचारक थे उनका आपस में डिस्कशन होता था कि ये चीज़ क्या सही है, क्या चीज़ गलत है, और वो चीज़ उससे बेटर चीज़ें सामने आई. पहले जो मैजिक था और स्पिरिचुअलिज्म था, वो अब धर्म उसका रूप ले चुका था. Nature and human beings, adaptation and interaction. It is quite tempting to explain the racial and cultural differences on the basis of climate and geography. ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान जो है, ये कह सकते हैं कि ये बड़ा अच्छा नेचर के साथ में अपने आप को अडेप्ट करता गया और उसके साथ में उसका मेलजोल बढ़ता गया. वो जिस इलाके में रहा उसने अपने आप को पहले वैसे ही ढाल लिया, उसके बाद में फिर वह उससे अपना फ़ायदा उठाया और फिर उसको उसने कई जगह पर कब्जा भी कर लिया, अपने हिसाब से उसको बिठा लिया. ब्रॉन्ज एज और नियोलिथिक एज was not limited to any one geographical area but spread all over Europe and Asia. सबसे ज़्यादा ये जो विकास हुआ ये यूरोप और एशिया में हुआ और कुछ हद तक इजिप्ट में हुआ जो अफ्रीका का पोर्शन है. इधर इतना विकास हुआ तो जो एजेस रखी गई हैं, जैसे पैलेयोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, देन ब्रॉन्ज एज, ये सारी इधर के कल्चर के हिसाब से ही रखी गई है और ये पूरे के पूरे एशिया यूरोप में फैली हुई थी, किसी एक जगह पर नहीं थी. जैसे कि मान लो कि इंग्लैंड में कुछ हुआ हो, मान लो यूरोप के किसी एक कंट्री में, जर्मनी में कुछ हुआ, ऐसे नहीं हुआ. ये सारे एशिया और यूरोप में हुआ था, जिसे यूरेशिया कहा जाता है इकट्ठा मिला के. अब जैसे मैंने पहले बताया कि पैलेयोलिथिक एज जो ओल्ड स्टोन एज थी, इसका बड़ा लंबा टाइम रहा है. 5 लाख साल से लेकर 10-12 हज़ार साल तक ये सबसे लंबा टाइम है. बाकी सबकी कोई 4-5 हज़ार, किसी की 2-3 हज़ार, किसी की कुछ 1-2 हज़ार का टाइम रहा है. मगर जो पैलेयोलिथिक एज है इसका सबसे लंबा टाइम रहा है और इसमें सिर्फ स्पिरिचुअल और मैजिक अटेनमेंट्स हुई थी. मतलब कि आदमी नेचर से इम्प्रेस होकर उसके पीछे जो फोर्स है उसे एक मैजिक सोच के चल रहा था और उसी को अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा था कि मैजिक से हम कुछ कर सकते हैं. जैसे कि थंडर होता है, जब आगे बादल गरजते हैं तो उनकी जो गरज होती है वो कैसे आएगी, उसको कुछ पुराने ट्राइब्स थे वो ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंका करते थे जिससे आवाज़ हो और उससे शायद बारिश हो जाए. वो एक मैजिक है. नेचर एंड ह्यूमन बींग्स, adaptation and interaction. Patterns of adaptation. Adaptation कैसे होगी? Adaptation पहले अगर वो नेचर को इंसान देख रहा है कि हाँ यहाँ पर हमें, यहाँ पेड़ पौधे हैं, इसमें हम क्या खा पी सकते हैं, क्या हम पेड़ में कुछ कोई रहने के लिए अपना कुछ बना सकते हैं, वहाँ पानी भी होना चाहिए, पानी पीने के लिए, नहाने धोने के लिए सब काम आता है, वो भी चीज़ों की ज़रूरत है.
कौन कौन से पेड़ के पत्ते खा सकते हैं, कौन कौन से फ्रूट खा सकते हैं, और साथ में जो वहाँ कौन से जानवर मिलते हैं जिनका शिकार करके वो खा सकते थे। उससे फिर वो क्या हथियार अपने बना सकते थे, अपने जीने के लिए क्या कोई बर्तन भी बना सकते थे, छोटे मोटे आभूषण भी बना सकते थे। वो अपना पैटर्न ऑफ अडेप्टेशन हुआ। ट्राइब्स एंड देयर पैटर्न्स ऑफ अडेप्टेशन। ट्राइब्स जो है वो आदमी का एक पैलियोलिथिक एज वाली ही स्टेज हम मान लेते हैं कि वो अपने आप को नेचर के साथ में बड़ा क्लोज रखते हैं। तभी उनका कुछ पहनावा भी वैसा ही होता है कि जो वो क्या करते हैं, जैसे खेत है, खेत में वो अपने आप को खेती करेंगे, उसके बाद में फिर वो छोड़ के चले जाएंगे, फिर दूसरी जगह कुछ कर लेंगे ताकि वहाँ पर कुछ उग जाए। और वो ज़मीन का जो कमी होती है, जो उसके केमिकल्स चले जाते हैं, वो फिर उसके पूर्ति हो जाती है, वहाँ पर फिर से जंगल हो जाता है। तो ट्राइब्स अपने आप को इस तरीके से ढालते रहते हैं और उन्हें पता कि कब सीजन शुरू हुआ कब खत्म होगा, उससे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, which was not known earlier, which is not known to the common man in the cities, but it is very well known to the tribes even now. जो interaction, dependence, conquest and harmony, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर हम नेचर के ऊपर पहले डिपेंड हैं तो उसके बाद धीरे धीरे तरक्की करते करते इंसान उसके ऊपर अपना कब्जा कर गया। जैसे कि उसने अपने आप ही खेतियाँ करनी शुरू कर दी, वो चीज़ जो कहीं और मिलती थी वो उसने वहीं उगानी शुरू कर दी, फिर उसको स्टोर करना शुरू कर दिया, जंगलों को जला के, जंगलों को साफ करके वहाँ पर अपने लिए रहने के लिए जगह बना ली। वहाँ पर उसने पालतू जानवर रख लिए जिससे दूध, मीट और कई चीज़ों से मिल सकती थी, ऊन, कपड़े, स्किन वगैरह सब कुछ मिल सकती थी। उसने कुत्तों को भी पालना शुरू कर दिया जिससे कि वो डॉग से उन्हें बड़ा ज़्यादा एडवांटेज होता, सिक्योरिटी भी मिलती थी। और बाद में आके फिर नेचर के साथ में उनके एक तालमेल बैठ गया जो कि एक हार्मनी हो गई, और वो अभी ज़रूरी है। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एज ए थिंकिंग एनिमल। Human beings are alone among all the species of life who are able to make and use tools according to their requirements. इंसान दूसरे जानवरों से अच्छा कैसे है? इंसान दूसरे जानवरों से अच्छा इसलिए क्योंकि उसमें सोचने की शक्ति है, उसमें इंटेलिजेंस है। दूसरे जानवर ऐसे के ऐसे ही रहे हैं जो पहले से होते थे। अगर शेर पहले ऐसा था तो अभी तकरीबन वैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंज आया है उसमें, उसके शिकार करने के तरीके में थोड़ा फर्क आ सकता है। मगर इंसान तब से लेकर जब वो एक जानवर के रूप में था अब तक वो कितना तरक्की कर चुका है। अब वो पूरे धरती को अपने कब्जे में कर चुका है, अपने हिसाब से वो चल चुका है। एट द सेम टाइम दे केप्ट मूविंग ऑन, अब मूविंग अप द लैडर ऑफ द इवोल्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसी तरीके से धीरे धीरे इंसान ऊपर तरक्की करता जा रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता जा रहा है, इन्वेंशन और डिस्कवरीज होती जा रही हैं। हालांकि पूरे नेचर से काफ़ी पीछे है मगर फिर भी वो ऊपर चढ़ता जा रहा है और साइंस का विकास होता जा रहा है। इवोल्यूशन ऑफ द नोइंग इंडिविजुअल्स, ग्रोथ ऑफ टू कल्चर्स। दो कल्चर्स की ग्रोथ हुई है। तो कैसे? एक तो हो गया वैल्यूज, एक हो गया साइंस। वैल्यूज क्या चीज है? वैल्यूज वो जिसपे हम बिलीव करते हैं, जैसे कि बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, हमें इस धर्म का पालन करना है, इस तरीके से हमें खाना पीना है, इतने बजे सोना है, ये उठेगा तो पूजा पाठ हमें ऐसे करनी है, नहीं तो कोई नाराज भी हो जाएगा, और कुछ और भी जो कस्टम्स हमारे जुड़े हुए हैं वो सारी वैल्यूज में आती हैं। साइंस वो है जो नेचर को देख के उसका कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर सारा कुछ चल रहा है कि ये क्या चीज़ है, क्यों हुई है और इससे क्या आगे असर पड़ता है। तो ये दो चीज़ों की प्रोग्रेस हुई है जो कि आदमी की थिंकिंग के लिए माना गया है। फॉर्म्स ऑफ नॉलेज इन ट्रांजिशन, मैजिकल फॉर्म ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज किस तरीके से आगे बढ़ी? मैजिकल फॉर्म ऑफ नॉलेज। अर्लियर मैन रियलाइज दैट इट इज मैजिक बिहाइंड द नेचर्स फोर्सेस। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंसान पहले ये सोचता था कि जो नेचर चल रहा है वो उसके पीछे कोई मैजिक का कोई जादू है। अब वो क्या जादू है वो देखना है। उसके लिए उसने अपने भी कुछ उनके एक्सपर्ट बन गए, जो मैजिशियन हो गए, जो विच क्राफ्ट शुरू हो गया,
और उनका अपने अपने विकास होता गया और उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया या सही भी चले, इसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते, पर वो मैजिक ही चीज़ चलती रही पहले। उसके बाद में धीरे धीरे देयर वाज सेपरेशन ऑफ साइंस एंड रिलीजन। When there was progress, when man learnt new things, he started thinking and came to know that these forces are something eternal and no magic can control it. There is some cause, there is some effect, and it is going according to that only. तो जब साइंस का, रिलीजन का, धर्म का फर्क का पता चला तो उसने इन चीज़ों को एक अलग रूप दे दिया और साइंस की तरफ बढ़ता गया और रिलीजन को अपनी जगह पर रखा। कुछ लोग धर्म को आजकल बिल्कुल नहीं मानते साइंस के कारण, वो उसका कारण यही है, डिवीजन ऑफ नॉलेज इनटू डिसिप्लिन्स। अब आगे ह्यूमन माइंड का विकास कैसे हुआ, उसने हर जो चीज़ नहीं सीखता गया उसका उसने एक अलग ही डिसिप्लिन बना दिया, अलग फील्ड बना दी स्टडी करने के लिए। जैसे कि सोशियोलॉजी हो गई, सोसाइटी की स्टडी करने के लिए, पॉलिटिकल साइंस हो गई, पॉलिटिक्स की स्टडी करने के लिए। आगे जो नेचुरल साइंस है वो दूसरी, जैसे बायोलॉजी है, वो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की स्टडी करने के लिए। फिर फिजिक्स होगी, वो फिजिकल एनवायरनमेंट की स्टडी करने के लिए। केमिस्ट्री होगी, केमिकल्स के बारे में, केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करने के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग डिसिप्लिन उन्होंने बना दिए। ब्लॉक 1 ह्यूमन सोसाइटी एंड सोल्यूशन। थैंक यू।